नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम आधारित है कारगिल विजय दिवस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जुलाई है और हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने भारतीय सैनिकों को नमन कर सकें और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दे सकें। आज कारगिल युद्ध को 22 साल पूरे हो चुके हैं और दूरदर्शन के माध्यम से हम सभी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और अपने भारतीय सैनिकों को नमन भी करना चाहते हैं। इसीलिए आइए सबसे पहले हम सुनते हैं आज जो कि हमारे वीर हैं उनके लिए एक शौर्य गीत। ये केसरी रंग सजाया है, का प्रतीक है। इस स्मारक के निर्माण में अपना योगदान देने वाले हर एक व्यक्ति के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह स्मारक हमारे वीर सैनिकों के अतुल्य बलिदान का निरंतर स्मरण कराते हुए लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं एक बार पुनः स्मारक समिति के सभी सदस्यों का कारगिल युद्ध के योद्धाओं की स्मृति में एक अभियान शुरू करने के लिए अभिनंदन करता हूं और इस अभियान की सफलता की कामना भी करता हूं। कारगिल विजय दिवस पर मैं उन सब वीरों को नमन करता हूं जो इस विजय और देश के लिए शहीद हो गए। साथ ही मैं उत्तराखंड वॉर मेमोरियल, शौर्य स्थल
दिल की आरज़ू। आपका हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये गीत पसंद आया होगा और सभी को एक बार फिर से आज के दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पदम सिंह थापा, ऑनररी कैप्टन, अध्यक्ष गोरखाली सुधार सभा उत्तराखंड। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। साथ ही हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शमशेर सिंह बिष्ट जी को, PVOR पूर्व सैनिक संगठन केंद्र अध्यक्ष उत्तराखंड से। आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले बिष्ट जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आज कारगिल दिवस है, हम मनाते भी हैं और 22 साल पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी वीर गाथाएं सुनी हैं अपने भारतीय सैनिकों की, लेकिन आज का दिवस इतना खास क्यों है और क्यों मनाया जाता है? देखिए, जो कारगिल दिवस है, कारगिल दिवस को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो एक संधि होती थी कि भाई जो जाड़ों के टाइम पे वो जो पोस्टें खाली होती थी और धोखे के साथ में जो हमारी पोस्टें उन्होंने कवर करी, ये ऐसी जगह थी टाइगर हिल कि जहाँ पर दुश्मन ऊपर और हमारे सब लोग नीचे। बहुत आसान टारगेट थे हम, और इतने कठिन टारगेट को हमारे सैनिकों ने, जिन्होंने मजबूती के साथ में इसको लड़ा, और कितना मुश्किल टारगेट था क्योंकि आप यहाँ बैठ के अंदाज नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने वो जगह देखी है जी। अब छोटा सा आदमी को पहाड़ों में जाता है या सुरकुंडा देवी तक जाता तो थक जाता है, और वो पथरीली चट्टानें, ठंडा इलाका, ऐसे इलाके में जाकर विजय प्राप्त करना, ये हमारे भारत के सैनिक ही कर सकते हैं। ये भारत, हमारे सैनिकों का इतना साहस है, हमारी जो 5 किलोमीटर ट्रेनिंग्स हैं, इतनी मजबूत ट्रेनिंग है, तो ये इसलिए खास माना जाता है कि अचानक इस हमले को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे बहुत से लोग, या 527 लोग इसमें शहीद भी हुए, बहुत से उत्तराखंड के भी शहीद हुए, लेकिन पूरी भारत की जनता ने भी इसमें साथ दिया। तो ये हमारे भारत की अखंडता है और हमारे भारत के सेना की बहुत मजबूती। मैं सलाम करता हूँ अपने सैनिकों को जिन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा, मैं बहुत बहुत उनका सलाम करता हूँ। और इसलिए इसको खास माना जाता है कि एक कम समय में उसको जीत कर, इतनी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियाँ थी वहाँ पे, विषम परिस्थितियों में उन्होंने इसको युद्ध को जीता है, और मैं सलाम करता हूँ इस सब सैनिकों को। जी बिल्कुल शमशेर जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि सलाम है हमारे भारतीय सैनिकों को, और हम भी आज इस स्टूडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी को, हमारे भारतीय सैनिकों को नमन करना चाहते हैं, इसीलिए हमने रखा है आज का ये विशेष कार्यक्रम। शमशेर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कारगिल युद्ध के दौरान, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग उस वक्त कहाँ थी? आप कारगिल में थे या कहीं और जगह पे थे? देखिए, कारगिल युद्ध अभी हुआ है, इससे पहले हम रिटायर्ड हो चुके थे यहाँ पे। मैं 3rd पैरा SF कमांडो का पैरा ट्रूपर हूँ जी। और जो कारगिल जो युद्ध था, कारगिल युद्ध के बाद हमें बड़ा गर्व अपने सैनिकों पे, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी इस बात का हम जरूर होता है, टीस रहती है मन में जी। देखिए, जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा, इतने मजबूती के साथ लड़ा, सिपाही कितना ट्रेंड होगा, वो कितना मजबूत सिपाही होगा जिसने वो लड़ा है, अपनी जान जोखिम में डाली और लोग शहीद भी हुए, लेकिन उनको रिटायरमेंट होने के बाद में जी उनको वो ओहदा नहीं मिल पाता। सिर्फ उनको अभी सरकारें जितनी भी है उसको गार्ड की नौकरी देती हैं। एक कुशल सैनिक, जिसको पूरा स्किल्ड सैनिक है, जिसको लाखों रुपया उसको ट्रेनिंग में दे रखा है, उसको अगर सरकारें सिर्फ चौकीदारी में यूज करती हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, इस बात का भी मलाल है कि सैनिकों को जो रिजर्वेशन नाम के लिए दिया जाता है, लेकिन उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं वो सैनिक पुत्र हैं, और मैं अच्छे परिचित हूं उनसे जाके, और बहुत ही अच्छे हैं, मुझे मालूम है। मुझे लगता है कि उनके आने से सैनिकों को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। और अभी मैंने देखा कि कई विभागों में ऐसा है कि जहाँ पे सुविधा से हमारे सैनिक लगते हैं जहाँ पे, और उन्होंने कारगिल लड़ाई भी लड़ी है, वहाँ पे लगते हैं तो लोग उनके, वहाँ पे लोग उनसे ऐसा काम कराते हैं। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसने देश का सैनिक है, इसने देश में एक सेवा करी हुई है, इसने हमारे देश की रक्षा करी हुई है, ताकि मैं इसका सम्मान जाने की इससे बात करूँ। ऐसा ना कि कहीं हमें सुनने में ऐसा आया, हमने देखा भी इस बात को कि बड़े अधिकारी के बताए चाय लिया हो, वो ड्रेस पहन के वो चाय ला रहा है, गार्ड में लगा, क्लास 4 की उनसे नौकरी कराई जा रही है, तो लेकिन सम्मानजनक उनको
जब तक काम नहीं कराएंगे, देश को सैनिकों को सम्मान नहीं देंगे, तो आने वाली पीढ़ी को भी हमारे कहेंगे भाई सैनिकों का सम्मान नहीं होता। तो हमें एक उदाहरण पैदा करना चाहिए। अभी मैंने सुना IGNF यहाँ पे है इंदिरा गांधी अकेडमी में, वहाँ पे जो सैनिक हैं उनको 40-45 साल के, जो 50 साल के हो गए उनको निकालने की तैयारी चल रही है वहाँ पे। तो इस तरीके के लिए सैनिकों का अपमान है। और उत्तराखंड बहुल्य सैनिक प्रदेश है, यहाँ पे शहादत में उठा के देख लो, सबसे सारी शहादत हमारे उत्तराखंड की होती है। और जब कारगिल दिवस चल रहा था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे यहाँ 2-4 दिन में एक हमारी रोज ऐसा नहीं था जिन हमारे उत्तराखंड में कोई शहीद की बॉडी ना आती है, शहीद की शरीर ना होती है। तो मैं उत्तराखंड को भी सलाम करता हूँ और श्रद्धांजलि बहुत बहुत देता हूँ उनको, जो हमारे बीच में नहीं है, जिनकी बदौलत हम यहाँ पर रात को चैन से सोते हैं। और सभी जनता को उनको सलाम करना चाहिए। जी बिल्कुल शमशेर जी, हमारी तरफ से भी सभी सैनिकों को बहुत श्रद्धांजलि है। लेकिन अब जो अगला सवाल है वो मैं पूछना चाहती हूँ पदम सिंह थापा जी से। जैसा कि आप अध्यक्ष हैं गोरखाली सुधार सभा के और साथ ही आज कारगिल दिवस है, तो आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहा होगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो कारगिल विजय दिवस पर क्या क्या गतिविधियाँ होती रहती हैं? जिस प्रकार की आप देख रहे हो कि जो 3 मई 1999 से जो कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी जी, और उत्तराखंड का जो हमारे जवानों का जो जोश और यहाँ के जो माताओं को बहुत बहुत सत सत नमन है कि उन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने कि भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और इस संदर्भ में एक गोरखा समुदाय का अध्यक्ष होने के नाते भी हमारा यही कर्तव्य है कि जो कारगिल में ही शहीद हुए हैं उनको नहीं, हमारे जो 1962 के हैं, 1965 के हैं, 1971 के जो शहीद लोग हैं उनको हमेशा हम गोरखाली सुधार सभा याद करती है। और इस दिन को हम चाहते हैं कि उनको खासकर अपने सभा में बुलाकर उनको, उनके जो पति है, किसी के बेटे हैं, उनको ये हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि दें। और उसी कार्य में हम चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं उनको भी हम सुन के कम से कम प्रशासन को बताया जाए कि किस तरह से उन्होंने काफ़ी कुछ या अपने जवान बेटों को, अपने पत्नियों ने अपने पतियों को खोया है, तो उनको ऐसा न लगे कि सरकार हमारे लिए तत्पर नहीं है। पर समुदाय NGO होने के नाते हम चाहते हैं कि हर एक को जो सुविधाएं गवर्नमेंट कराती है, कुछ हो सकते हैं परिवार अशिक्षित होने के नाते उनको प्रोसीजरली पता नहीं होता, तो हम इस दिन उनको बिठा के थोड़ा अपनी तरफ से भी वो ब्रीफिंग करते हैं। वैसे उत्तराखंड सरकार विजय दिवस गांधी पार्क में हमेशा मना रही है और आज कोविड की वजह से उसको ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नहीं मना पाए। तो वही सेम आज हम लोगों ने जो कारगिल दिवस अपने सभा में मनाया वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से मनाया। और हम चाहते हैं कि अगर ये पेंडेमिक ख़त्म होती है तो अगले साल और भी जोश खोश से हम लोग इस विजय दिवस को मनाएं। और उत्तराखंड का मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारों को ध्यान तो है, सरकार दे रहे हैं। हमारे मित्र PBOR के अध्यक्ष शमशेर जी ने जो अभी कहा है वो सही है, हम सरकार कर रही है इस विशेष में। और कभी कुछ होता है कि घर में लोग बाग शिक्षित न होने की वजह से उस चीज़ को नहीं हासिल कर पाते हैं, तो हमारा काम है कि हम NGO के होने के नाते उन लोगों को एडुकेट करें और इस चीज़ के बारे में बताएं। और ख़ासकर ये जो कारगिल दिवस है, मैं चाहता हूँ, मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा कि आप उत्तराखंड में, यहाँ राजधानी में तो जोश होश से मनाया जाता है, पर मेरी ये उनसे गुजारिश रहेगी कि ये गांव-गांव में, घर-घर में खासकर इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाए। मेरी तो यही सरकार से प्रार्थना है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया बात की। और दर्शकों, मैं यहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ इस बात पर, जैसा कि अभी थापा जी ने ये बताया कि कई बार प्रोसीजर जो है वो लोगों को मालूम नहीं होता है। जो भी हमारे शहीद रहे हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि बिल्कुल है और हमेशा हम उनको नमन करते हैं, लेकिन कई बार अक्सर ऐसा पाया गया है कि उनकी समस्याएं सरकार दूर करना चाहती है, लेकिन कभी भी जो प्रोसीजर है वो उनको मालूम नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि हम सभी इस बात पर ध्यान दें कि जिन लोगों को प्रोसीजर नहीं मालूम है वो किस तरह से आगे बढ़कर इन शहीद के परिवारजनों की सेवा कर सकते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी बाइट्स भी मौजूद हैं। और अभी हम सुनते हैं पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय की एक बाइट। देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि इसलिए है क्योंकि ये वीरों की भूमि है। यहाँ
लगभग हर घर, हर पर्वतवासी, हर गांव वीरों का वंशज है, वीरता से भरा है और 15% से ज्यादा जनसंख्या हमारे प्रदेश की फौज में है। कारगिल युद्ध में भी उत्तराखंड के सैकड़ों सैनिकों ने पराक्रम, शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए थे और सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। उत्तराखंड से अनेक ऐसे वीर हुए जिन्हें वीरता के अलंकरण मिले और कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, इन दोनों के वीर जवानों ने बड़ी भारी संख्या में अपना बलिदान दिया। उन बलिदानों को हम कभी भूल नहीं सकते। हम जब देखते हैं कि वहां कैप्टन विक्रम बत्रा, पद्मपाणि आचार्य, संजय कुमार ग्रेनेडियर थे 19 साल के, और योगेंद्र यादव तो भी 19 साल के थे। परमवीर चक्र मिला उन्हें टाइगर हिल जीतने के लिए। 15 गोलियां लगी थी, 15 गोली। मैंने स्वयं कारगिल युद्ध को बटालिक द्रास से रिपोर्ट किया है 5 जनवरी के लिए। तरुण विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि पूर्व राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, और इन्होंने हमें दिल्ली से बाइट भेजी कि आज हम इस दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को उनकी बात सैनिकों तक पहुंचा सकें। आप सभी के लिए जब हम बात कर रहे हैं कि आज कारगिल विजय दिवस है, तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी कारगिल युद्ध की या कारगिल विजय दिवस की, तो 22 साल हो चुके हैं इस बात को, और कई हमारे दर्शक इस बात को भूल भी चुके होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि इस बात को हमें इतने सालों तक याद रखने की ज़रूरत है और आज भी उन शहीदों को नमन करने की भी ज़रूरत है। तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी पदम सिंह थापा जी से पहले पूछना चाहूँगी कि आखिर कारगिल युद्ध के वक्त ऐसा क्या हुआ था जो हमारे देशवासियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं अपने विषय में ही कहना चाहूँगा मैम कि 1999 में मैं भी उस टाइम आर्मी में ही था। मैं 2011 में अभी रिटायर हुआ हूँ। तो उस समय जो 3 मई 99 का जो डिक्लेरेशन था कि भाई कारगिल में पाकिस्तानियों द्वारा बहुत एक घुसपैठ की गई है, जिसमें कि हमारे आर्मी का जो मूवमेंट था वो बहुत ही सडनली रातों रात अपने बॉर्डरों की तरफ कानवाइयाँ जाने लगी, हर एक तरफ अफरा तफरी मचने लगी, और हमारे देश के जवानों को जो लोगों के द्वारा उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमने देखा कि जब हमारी कानवाई राजस्थान के लिए, मैं जोधपुर बॉर्डर के फलोदी गांव में हमारे उस टाइम हमको मूव करना था, बट ये सब कुछ तो अब आर्मी जो सिक्रेसी रखती है कि मूवमेंट हमारे को बिल्कुल किसी को बयान नहीं करने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि लोगों को जिस तरह से, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से हुआ कि भाई अब भारतवर्ष में इस तरह से कारगिल का युद्ध लड़ाई लग रही है और सेना मूव कर रही है, तो हमें ये देखने को मिला कि जिस तरह से मूवमेंट हुई, चाहे वो कानवाई हो रही है, चाहे आपका ट्रेनें मूव हो रही हैं, ताबड़तोड़ मूवमेंट होने के दौरान हमने खुद देखा कि रास्तों में माताएं, बहनें, हमारे जो समुदाय के लोग हैं, चारों तरफ से ये हमें भारत माता की जय से और हमारे सैनिकों का हौसला अफजाई हो रहा था। जगह जगह मालाओं से उन लोगों को विदाई दी जा रही थी कि आप लोग बॉर्डर में जा रहे हो तो आप विजय होके ही लौट के आए। पर जो मूवमेंट उस टाइम कारगिल का था कि हमारे सैनिकों द्वारा, खासकर जो वहाँ पर इन्फेंट्री का मूवमेंट और जो आर्टिलरी का मूवमेंट था, वो बहुत ही सराहनीय था कि जिस प्रकार से ऊपर पाकिस्तानियों की सेना और नीचे से जो हमारे जवानों द्वारा काउंटर अटैक हो रहा था, उससे उन्होंने एक पल को भी न गंवाते हुए इस तरह से उन्होंने अपनी हौसला अफजाई दिखाते हुए उन जो इंट्रूडर्स थे वो लोग, पाकिस्तान कभी भी जो इस तरह के मंसूबे जो घुसपैठ का रखता है वो कभी भी भारत के साथ उसकी ये कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे सैनिकों में इतना जज्बा है, इतना जोश है, हमारे कमांडरशिप इतनी तगड़ी है हमारे भारतवर्ष की, तो वो कभी भी आज तक आपने देखा होगा कि चाहे वो 62 की चाइना वार हो, चाहे
65 की हो, 1971 की लड़ाई हो, कभी भी वो पार नहीं पा सका, हमेशा उसको उसमें मुंह की खानी पड़ी। और वही कारण था कि कारगिल दिवस में जो हमारे योद्धाओं ने जोश खौफ दिखाया और हम विजय होके आए, और वो विजय जो जब हुआ वहाँ फतेह जो टोलेन में जब भारतवर्ष का झंडा फहराया गया, तो मैं वाकई में हम लोग बॉर्डरों में भी उसी तरह का उत्साह था, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर हो, चाहे जम्मू कश्मीर बॉर्डर हो, चाहे हमारा उत्तराखंड के जो बॉर्डर्स हैं, सभी जगह हो एकदम से जोश खरोश था। और वो जोश खरोश आज भी हम देखते हैं कि हम किस तरह से उस कारगिल दिवस को मना रहे हैं, और मेन वजह यही था। जी थापा जी, मैं आपके बातों में भी वो गर्व और आपके मुख पे भी वो गर्व महसूस कर सकती हूँ इस वक्त, जो कि आप बताते हुए गर्वान्वित हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि शौर्य स्थल दिखाया गया था, जो कि देहरादून में स्थित है। आपके सामने अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर शौर्य स्थल देहरादून का आपको दिखाया जा रहा है। कितने गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड से बहुत सारे जो जवान हैं वो जाते हैं आर्मी में, और बहुत सारे उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि बहुत शहीद भी हुए हैं। उन सभी को नमन, उन सभी को हमारी श्रद्धांजलि। और आप अपने टीवी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं कि शहीदों के नाम जो उन शौर्य स्थल पर नामांकित हैं वो आप देख सकते हैं। और जो उत्तराखंड के जो शहीद हुए हैं, यहाँ के जो निवासी हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनके सभी के नाम आपको शौर्य स्थल पर मिल सकते हैं। आप जा सकते हैं, अगर आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो आप वहाँ जाकर उनको श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं, आज के दिन और बाकी दिन भी। शमशेर जी, अब आपसे मेरा एक सवाल है। अभी हमने बातचीत करी जैसे कि 22 साल पूरे हो चुके हैं, बहुत ही खास दिन था और हमेशा हमारे लिए बहुत खास दिन रहेगा। हमने विजय जो हमें मिली है वो बहुत ही बड़ी विजय थी हमारे लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं भारतीय सैनिकों की, बहुत सारे युद्ध आपने भी अपने एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, करे होंगे, लेकिन एक जो खास बात है हमारे भारतीय सैनिकों की, वो उनको क्या परेशानियां होती हैं जब वो कारगिल जैसी जगह पर युद्ध करते हैं, तो किस तरह से उनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमारे देश की जो प्रजा है वो किस तरह से उनका साहस बढ़ा सकती है, किस प्रकार की उनकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़नी चाहिए। इस माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से ये बात दर्शकों को और सरकार को मालूम होनी चाहिए कि और कौन कौन सी सुविधाएँ हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, आज का युग है, आधुनिक युग हो गया है, लेकिन आज से 22 साल पहले की अगर आप बात कहें तो उस समय वाले इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं थे जो इस समय अवेलेबल हैं जी। और उस समय ऐसी विषम परिस्थितियां थी क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे प्लानिंग के साथ में उसको किया था, लेकिन जिससे हम अनजान थे। और उसके बाद जो ये युद्ध वहां से हुआ है, जो इतनी दूर से हुआ है, तो हमारे सैनिकों को जो मजबूती के साथ उन्होंने काम किया, कैसी, मैं जो पहले ही बता चुका हूं कि कैसी चढ़ाइयां हैं, वहां पे हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो अगर उन्होंने ऐसी चढ़ाइयां चढ़ी हैं, ऐसी लड़ाई विषम स्थितियों में करी हैं, तो ये बिल्कुल हमें मानना होगा कि उनकी ट्रेनिंग कितनी मजबूत होगी जी। देखिए, मैं पैराशूट रेजिमेंट का हूँ, 3rd पैरा एसएफ का। जो सेना की हमारी जो ट्रेनिंग है, जो मजबूती है, मैं कह रहा हूँ, इस बात को पहले से भी आपको कहा है मैंने, वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सैनिकों में जज्बा है। हमारे सैनिक, हमारे उत्तराखंड का मैंने देखा है, उत्तराखंड के हर एक घर से कोई ऐसा नहीं होगा, पहाड़ों में ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ से कोई सेना में न हो। मैं सैनिक में था, मेरा बेटा भी फौज में है, हो सकता है इनका बेटा भी फौज में हो। तो सैनिकों के अंदर एक जज्बा होता है जिसके अंदर कि मैं देश की रक्षा करूंगा, तो वो वही जाके फौज में ऐसी विषम स्थितियों में काम कर सकता है। और जब देश की बात आती है, जब लड़ाई होती है, मैं ब्लू स्टार ऑपरेशन में था, हम पैराशूट रेजिमेंट है, उसमें हमने ऑपरेशन किए, कई और ऑपरेशन भी किए। जब देश की बात आती है, जज्बे की बात आती है, लड़ाई की, जब लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान या किसी देश से लड़ाई हो रही है, तो जो वहां पे हिम्मत हमारे अंदर आती है, जो साहस हमारे अंदर आता है कि हम सालों को इस पहाड़ को, दीवार को चढ़ के भी चढ़ जाएंगे जी। तो वो ताकत हमारे अंदर आती है, वो देशभक्ति अंदर जो जागती है, तो उससे, और जो जनता का, जो हम जब जाते हैं सड़कों में, तो सब भारत माता की, जैसे बता रहे थे, हमारा जो लोग मनोबल बढ़ाते हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा एक जज्बा, ताकत मिलती है। तो मनोबल को बढ़ने से भी जो है कि हमारे जो इतने भी बड़े बड़े युद्ध हुए, कारगिल के युद्ध हुए, फतेह होने में हमारा मनोबल था, मजबूत थी, ट्रेनिंग सब कुछ थी। हथियार उस समय ऐसे आधुनिक हथियार नहीं भी थे, पाकिस्तान तो बाहर देश वाले दे रहे थे, हमारे अपने हथियार थे, लेकिन इतने आधुनिक नहीं थे, इतनी सैनिक नहीं, कि हमारे वो सैनिकों का ही साहस था, उनका हिम्मत थी, उनकी ताकत थी कि इस युद्ध को उन्होंने जीता विषम परिस्थितियों में।
जी बिल्कुल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य में हम अभी हैं और उत्तराखंड के बहुत सारे जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं और सैनिक भी बनते हैं और आर्मी में या फ़ौज में जाते भी हैं। तो उत्तराखंड में जो ट्रेनिंग्स हैं या जो जितनी और जो रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि हम अपने देशवासियों को, अपने राज्यवासियों को और ज़्यादा प्रेरित कर सकें, उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले जो उत्तराखंड है हमारा, पहले यूपी में था और देहरादून और ये उत्तराखंड का जो इलाका है, ये ऐसा इलाका है जहाँ पे कि बहुल्य सैनिक प्रदेश है। हर आदमी के घर से कोई ना कोई सैनिक है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम ये बात अपने मन से भी कई बार उठाई, पहले यहाँ पे 3 ट्रेनिंग सेंटर हुआ करते थे जी। तो यहाँ के जितने युवा थे तकरीबन फौज में जाते थे, लोगों को रोजगार भी मिलता था, कई चीज सेंटर होने से कई काम होते थे। लेकिन वो तीनों सेंटर यहाँ से हटा दी गई जी। अब जीआर के तीनों सेंटर थे, यहाँ पे एक सेंटर यहाँ पे आना चाहिए ताकि लोगों को उसमें जीआर का सेंटर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट के बहुत से लोग हैं। यहाँ पे गढ़वाल का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे है, कुमाऊं रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे है, लेकिन गोरखा रेजिमेंट का सेंटर यहाँ पे नहीं है जी। तो एक सेंटर यहाँ पे होना चाहिए। नहीं तो बीआरओ की जब तक ना हो, बीआरओ का दफ्तर होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, ताकि जो हमारे पहाड़ों के जो लोग हैं, हमारे दूर दराज के लोग हैं जो भर्ती नहीं हो पाते, उन्हें जाने के लिए किसी को वाराणसी भर्ती होने जाना पड़ रहा है, किसको धर्मशाला भर्ती होने के जाना पड़ता है, किसी को लखनऊ में भर्ती होने जाना पड़ता है जी। तो कई बार वो लेट हो जाते हैं, कोई कागज कमी है उनकी तो कागज पूरा नहीं कर पाते, उससे वो रह जाते हैं और फिर उम्र निकल जाती है। तो इसके लिए हमारे देहरादून राजधानी भी है यहाँ पे, और जितने भी उत्तराखंड के जितने भी हमारे 13 जिले हैं जी बिल्कुल, सबके साथ इसका आने का अच्छा सुविधा यहाँ पे है। देहरादून में आराम से आ सकता है, रह सकता है, किस तरह से रह सकता है, तो सब सुविधा यहाँ पे है। जी तो शमशेर जी, भर्ती भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक सेंटर की बहुत जरूरी है, गोरखाली सेंटर यहाँ पे खुलना चाहिए और उसकी बातें हमने भी उठाई हैं और गोरखा सुधार सभा से इन्होंने भी बहुत उठाई है। इसी बात पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी थापा जी की जो सुधार केंद्र की बात, आपके अध्यक्ष हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर की जो बात हो रही है गोरखाली सभा के लिए, वो आपके हिसाब से क्या महत्व है इसका? मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पीबीआर के अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट जी ने जो ये मुद्दा उठाया हुआ, ये मुद्दा बहुत दिनों से हमारे सरकार के पास लंबित है कि जो पहले यहाँ 3 गोरखा सेंटर्स होते थे, तो उस टाइम सबसे बड़ी की एम्प्लॉयमेंटी जो थी वो बड़ा एक लोगों को सुविधा थी। उस सेंटर के होने से सिर्फ गोरखा समाज को ही नहीं फ़ायदा था और समुदायों को भी फ़ायदा था। बच्चों को आसानी से जो है वो यहाँ रिक्रूटमेंट की जो थी, लोग बाग रिक्रूटों को देख के भी मोटिवेट होते थे कि हाँ हमको भी सेना में जाना है, भर्ती होना है, हमें देश की काम आना है। उनको दूर दूर कहीं एक 58 GTC जो सेंटर था उसको शिलोंग भेज दिया, एक को बनारस भेज दिया, एक को लखनऊ भेज दिया। जी थापा जी, समय की कमी है हमारे पास और आप दोनों आज पदम सिंह थापा जी और शमशेर सिंह बिष्ट जी, आप हमारे स्टूडियो में आज आए और आपने हमारे दर्शकों का जो बातें बताई हैं वो बहुत ही खास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही विशेष कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं और एक बार फिर आप सभी को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।